गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं कपल्ड ऑक्सीलेशन। ठीक है, देखो जब हम ऑक्सीलेशंस की बात करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल ऑक्सीलेशन से। क्लियर है? सिंपल ऑक्सीलेशंस का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी एक सपोज पेंडुलम है, ठीक है, कोई भी पेंडुलम है वो एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से क्या करता है, वाइब्रेट करता है। कोई भी एक पेंडुलम कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो उसकी इस वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं हम, मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, कोई भी एक सिंपल पेंडुलम कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से यदि वाइब्रेट करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, मोड ऑफ वाइब्रेशन। और जब उसका वो वाइब्रेशन है वो किसी एक वेरिएबल पर डिपेंड करता हो, किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का वाइब्रेशन यदि एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करता हो तो हम उसको नॉर्मल मोड कहेंगे, नॉर्मल मोड कहेंगे, सामान्य विधा कहेंगे। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं तो किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन है या ऑक्सीलेशन है वो सिंपल नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि स्वतंत्र जो दोलन है, कोई भी वाइब्रेशन है, कोई भी एक बॉडी का वाइब्रेशन है, वो स्वतंत्र नहीं हो सकता, सिंपल नहीं हो सकता। हर एक बॉडी का वाइब्रेशन अपने पास की किसी दूसरे वाइब्रेशन से कपल्ड रहता। ठीक है, सपोज हम बात करें कि एयर का कोई एक मॉलिक्यूल है वो आप क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, या सपोज हम बोल रहे हैं, बोलने से क्या होता है, एयर में वाइब्रेशन होता है। तो एयर के पार्टिकल में वाइब्रेशन जब होता है तो अपने पास वाले पार्टिकल्स में भी क्या करता है, वाइब्रेशन को जनरेट करता है। इट मीन्स क्या हुआ कि एक पार्टिकल वाइब्रेट करता हुआ अपने पास वाले पार्टिकल को क्या कर देता है, एनर्जी दे देता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। जो दोनों ऑक्सीलेटर जो हैं वो आपस में ऊर्जाओं का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ऐसे ही सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कपल्ड ऑक्सीलरेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एज्यूम करता हूं कि मैंने दो पार्टिकल लिए जिनके मास m है और उनको मैंने l लेंथ के स्ट्रिंग के सहारे क्या किया, लटका दिया। अब मैंने एक स्प्रिंग ली जिसकी लंबाई इन दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस के एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, ताकि मैं स्प्रिंग को जब यहाँ अटैच करूं तो स्प्रिंग में किसी भी प्रकार का खिंचाव ना आए, यानी स्प्रिंग अपनी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ही रहे। ठीक है, जब ऐसा होगा तो इस सिस्टम पे किसी भी प्रकार का स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगा। अब मैं किसी एक पार्टिकल को पकड़ के सरल आवर्त गति करवाना चाहूं तो जो स्प्रिंग के कारण दूसरा पार्टिकल भी उससे क्या हो गया, कपल्ड हो गया। तो ये दोनों पार्टिकल आपस में क्या करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, कपल्ड ऑक्सीलेशन कहते हैं। अब कपल्ड ऑक्सीलेशन में क्या होता है कि जब दो ऑक्सीलेटर एक दूसरे से कपल्ड होते हैं तो आपस में एनर्जी को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं तो एनर्जी कैसे एक्सचेंज करते हैं कि पहले क्या होता है, एक ऑक्सीलरेटर के मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है, आयाम में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा। कुछ टाइम बाद में जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था उसका कम होने लग जाएगा और जिसका कम था उसका क्या होने लग जाएगा, ज्यादा होने लग जाएगा। फिर धीरे धीरे ये सिचुएशन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, दूसरे का मैग्नीट्यूड ज्यादा होने लग जाएगा और पहले का मैग्नीट्यूड कम होने लग जाएगा। ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है वो बार बार चलता रहेगा। यानी एक बार ये अपनी ऊर्जा इसको देता रहेगा, फिर ये अपनी ऊर्जा क्या करेगा, इसको देता रहेगा। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कपल्ड ऑक्सीलेशन कहते हैं। अब देखो, अब हम कपल्ड ऑक्सीलेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं। तो देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने ये लिखा था कि कोई भी एक पेंडुलम जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसकी इक्वेशन क्या रहती है, md2x/dt² इक्वल्स टू माइनस का mgx/l। ये हमने क्या वहाँ पे स्टडी करा था। ठीक है, यहाँ पे g/l को हमने ओमेगा नॉट का स्क्वायर लिखा था, ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी या मोड ऑफ वाइब्रेशन कहा था। ठीक है, कपल्ड ऑक्सीलेशन में ये टर्म तो आएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, इसका नॉर्मल मोड। कपल्ड ऑक्सीलेशन में दो तरह के मोड होंगे। ठीक है, दो तरह के क्या होंगे, नॉर्मल मोड्स होंगे। अब देखो हम इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे। सपोज मैं किसी भी एक पार्टिकल को जरा सा डिस्प्लेस करता हूँ। ठीक है, डिस्प्लेस कर रहे हैं और ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो ध्यान से देखो। पहले मैं इस एक पार्टिकल के लिए लिख रहा हूँ, एक पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो हम लिखेंगे md2x1/dt² इज इक्वल्स टू माइनस का mgx1/l।
ठीक है, ये तो किससे हुआ, ऑक्सीलेशंस के कारण हुआ। सेकंड, स्प्रिंग लगी हुई है तो स्प्रिंग में भी क्या होगा, एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, तो स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा और स्प्रिंग फोर्स क्या लग जाएगा, माइनस का के x1 माइनस x2। ये जो, यदि आपकी इक्वेशन में सिर्फ ये एक ही टर्म होती तो हम उसको सिंपल ऑक्सीलेशन बोलते हैं, लेकिन जब ये सेकंड टर्म भी आ जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कपलिंग टर्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको, कपलिंग टर्म। तो इसके कारण जो सेकंड मोड होगा वाइब्रेशन का वो कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो d2x1 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का g x1 अपॉन l माइनस के वाई एम x1 माइनस x2। सिमिलरली हम जो ऑब्जेक्ट P2 है इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, d2x2 डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का g x2 बाई l प्लस के वाई एम x1 माइनस x2। प्लस का सिंबल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली हम लिखेंगे x2 माइनस x1, इन दोनों का हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तो इसलिए क्या है, नेगेटिव को कॉमन ले लेंगे तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों जो ऑब्जेक्ट है उनकी इक्वेशंस आ जाएगी। ठीक है, ये जो टर्म है ये हम सामान्य सरल आवर्त गति के कारण आती है, और जो दूसरी टर्म है वो कपलिंग टर्म है, ये स्प्रिंग फोर्स के कारण क्या होगी, आएगी। ठीक है, अब देखो ओमेगा नोट स्क्वायर जो नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या लिखेंगे, g अपॉन एल। तो ओमेगा नोट स्क्वायर की वैल्यू हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर देंगे। तो हमारे पास नई इक्वेशंस क्या आ जाएगी, d2x1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर x1 इक्वल्स टू माइनस के वाई एम x1 माइनस x2, एंड सेकेंड इक्वेशन इज d2x2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर x2 इक्वल्स टू माइनस के वाई एम x2 माइनस x1। अब देखो x2 माइनस x1 इसलिए माइनस आ गया, x1 माइनस x2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का सिंबल आ जाएगा। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है, और सोल्व करके हमें फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है दोनों मोड्स की। ठीक है, तो इनको सोल्व करने का तरीका क्या होगा कि हम दो नए तरह के वेरिएबल या कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम करेंगे। क्या, हम एक एज्यूम करेंगे कैपिटल X इक्वल्स टू x1 प्लस x2, और एक हम एज्यूम करेंगे y इक्वल्स टू x1 माइनस x2। x एंड y हम ये दो क्या है, नई तरह के निर्देशांकों को हम क्या करेंगे, एज्यूम करते हैं। अब देखो इसका आप दो बार डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर कैपिटल X इज इक्वल्स टू d2x1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस d2x2 अपॉन dt स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं d2 अपॉन dt स्क्वायर x1 प्लस x2। यानी कहीं पे भी ये आए तो हम उसकी जगह ये पुट कर सकते हैं, इस तरह का नया कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली हम d2y अपॉन dt स्क्वायर को क्या पूछ सकते हैं, d2 अपॉन dt स्क्वायर x1 माइनस x2। ठीक है, ये हमने अलग से कोऑर्डिनेट एक प्रकार से क्या कर लिया है, अज्यूम कर लिया, इसका हम यूज करेंगे। अब देखो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करिए, आपस में ऐड करके देखिए। जब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो देखो राइट हैंड साइड को ऐड कर लीजिए, d2x1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस d2x2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू, देखो आप इसको x1 माइनस x2 करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये सिंपल फॉर्म क्या बन जाएगी, d2 अपॉन dt स्क्वायर x1 प्लस x2 प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस x1 प्लस x2 को क्या लिख सकता है, कैपिटल X ओमेगा नोट स्क्वायर कैपिटल X इक्वल्स टू 0। मेरे पास ये एक नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इन दोनों को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप इन दोनों इक्वेशंस, यहाँ पे हमने 3 और 4 को जोड़ा, अब मैं 3 में से 4 को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी d2 अपॉन dt स्क्वायर x1 माइनस x2 प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन हो जाएगी d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर y इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, 2k/m x1 माइनस x2 को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल का y लिख सकते हैं।
ठीक है, x1 माइनस एक्स टू को एज्यूम किया था, माइनस का सिंबल आ जाएगा, आ गया। इसको सोल्व करके और लिखेंगे तो आ जाएगा d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k/m इंटू वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ जाती है, ठीक है, एक जिसमें वेरिएबल क्या है कैपिटल एक्स और सेकंड में वेरिएबल क्या है कैपिटल वाई। जब आप इनको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं तो आप कैसे लिख सकते हो, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड क्या लिखेंगे d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। Here omega 1 equals to omega 0 and omega 2 equals to omega naught square plus 2k/m क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ये नॉर्मल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है जो सेकंड मोड है या एक्सटेंडेड मोड है उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है। ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 0 है, इट मीन्स ये जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करती है कि जो कपल्ड ऑक्सीलेशन है वो एक दूसरे से कपल्ड तो है लेकिन बीच में जो स्प्रिंग लगी हुई है उसमें कोई तरह का फैलाव नहीं आ रहा है, यानी स्प्रिंग जो टर्म है या जो कपलिंग टर्म है वो इफेक्ट यहाँ पे नहीं करती, ठीक है। दोनों ऑक्सीलेट करेंगे, दोनों जो ऑक्सीलरेटर है वो ऑक्सीलेट करेंगे लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब स्प्रिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन यदि सेकंड सिचुएशन की हम बात करें तो क्या हो कि यदि आप दोनों को एक दूसरे से क्या करें, ऐसे एक्सटेंड करके ऑक्सीलेशन करवाएं तो दोनों की फ्रीक्वेंसीज भी अलग अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे ये टर्म क्या है, इफेक्ट डालेगी। ये इफेक्ट कैसे डालेगी कि एक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेकंड के डिस्प्लेसमेंट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इस टाइम कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी, ये फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने सिर्फ ये एक इक्वेशंस की स्टडी करी थी, और कपल्ड हार्मोनिक मोशंस में क्या हो जाएगा, ये दोनों आ जाएगा। दो मोड होते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा, सेकंड जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ साथ के पर डिपेंड कर रहा है, यानी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, कपलिंग टर्म है, उस पर डिपेंड कर रहा है।